तो 2012 से ये बात कह रहा हूँ कि ये यहूदी एजेंट है, वहाँ से उसको सपोर्ट हासिल है और आज पूरी कौम पर आश्कारा हो रहा है कि इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं। इसी बुनियाद पर उसने अपनी पार्टी तश्कील दी है। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। एक खबर उनको जरूर देना चाहता हूँ, इनके मामलात जो हैं अल्टीमेटली फजलुर रहमान साहब आपके खाते में पड़ने जा रहे हैं। आप नुकसान में रहेंगे। पहले भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ होगा। ये मौलवी फजलुर रहमान साहब जो हक चार यार की बात करते हैं, आज भी इस वक्त इनके दो भाई और इनका बेटा सेनेट के अंदर और कायदे हस्ब इख्तिलाफ KPK और कौमी असम्बली के मेंबर हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इस मौलाना फजलुर रहमान को, जो हक चार यार का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासत जो है वो एहतसाब के इर्द गिर्द आजकल घूम रही है। एक तो फॉरेन फंडिंग का केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सबसे पहले PTI जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, जो जमात, उस हवाले से एक केस चल रहा था। साथ ही साथ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के केसेस जो हैं, उस हवाले से PTI के लोगों ने कहा कि उनकी भी फॉरेन फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनके पास जितना भी पार्टी का फंड्स आते रहे हैं वो किन किन जराए से आते रहे हैं, कौन कौन से लोग थे जो उनको फंड्स देते रहे, किन मुमालिक से आते रहे। और लगता ये है कि ये तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को इस वक्त उन्होंने टारगेट किया हुआ है फॉरेन फंडिंग के हवाले से। दूसरा जो एहतसाब का अमल है उसमें ब्रॉडशीट का मामला जो है वो अभी भी ज़ेर बहस है। आज भी शेख रशीद जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये पैनामा 2 जो है साबित होके सामने आएगा कि ब्रॉडशीट ने जो नाम वहाँ पे मेंशन किए, जिसके अंदर जो अगर हम आर्बिट्रेशन की जो डिसीजन है उसको अगर हम देखें लंदन में जिसको किया गया, तकरीबन 5 से 6 लोगों को उसके अंदर या कंपनीज को मेंशन किया है जो केस बिल्टअप किया ब्रॉडशीट ने पैसे लेने के लिए पाकिस्तान से। और तकरीबन बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 7 अरब के करीब जो है 700 करोड़ पाकिस्तान से उन्होंने हासिल किए, जो केस वो बिल्टअप करते रहे ओवर द ईयर्स। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अकाउंटेबिलिटी की हम आवाज़ें सुनते हैं, एहतसाब की बात सुनते हैं, एहतसाब के हवाले से हर कोई बात कर रहा है, लेकिन हमने अपनी जेब से पैसे अदा कर दिए, पाकिस्तान में वापस एक पैसा भी नहीं आया। और वो ब्रॉडशीट वालों ने एक टेक्निकली गेम ये खेली कि उन्होंने कहा जी अगर हम ये पैसे ले लेते तो इतना हमारा % कमीशन बनता, अगर हम इससे पैसे ले लेते तो इतना % कमीशन बनता। बट एक्चुअली हमें मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं, और पाकिस्तान का अवाम का पैसा जो है वो बाहर चला गया है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखना यह है कि ये गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से इस मामले को आखिरी अंजाम तक लेकर जाएगी। इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें टाइम दिया। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब कमर दिलशाद साहब, आप साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। जन साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातों के अंदर भी एहतसाब का अमल जो है, या डेमोक्रेसी जिसको हम सही तरह से कहते हैं, वो अमल हमें वाज़े तरीके से, बेहतर तरीके से दिखाई नहीं देता। और ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, ये लगता ये है कि टिट फॉर टैट हो रहा है ये सारा कुछ। जी भाई, थैंक यू वेरी मच, और दिलशाद साहब को भी मेरा सलाम। देखिए, मैं तो बाखुदा जब ये देखता हूँ ना कि इस वक्त हमारा फोकस क्या होना चाहिए। अमेरिका में क़यादत की तब्दीली हुई है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हमें एक्सप्लॉइट करना है, CPEC को हमें एक्सपीडाइट करना है, अफ़गानिस्तान के मसाइल को हमने हल करना है। मैं यही कहता हूँ ना कि ये हमारी बदनसीबी है कि इस वक्त हम दस्तो गरेबान हैं एक दूसरे के खिलाफ, और जो अदालतें हैं और जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको अल्लाह ताला ने इन जलीलुल कदर ओहदों पे बिठाया है और उन्होंने ओथ ली है और उसको हमने ट्रस्ट किया है, वो अपने फैसलों में डिली डाली करते हैं।
अभी ये फॉरेन फंडिंग का केस पिछले 6 साल से है, कौन सा मतलब है ये इलेक्शन कमीशन हमारा क्या कर रहा है, ये क्या मतलब है, इनकी इफेक्टिवनेस क्या है कि ये यस या नो आइदर से कि जी ये नहीं इन्वॉल्व है, इसमें गलत नहीं हुआ तो फैसला करके आगे चलाएं, आप उसको डिले। और आप पार्टी की हालत देखें, रूलिंग पार्टी की, कि ये रिपीटेडली ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन तो ऑथराइज ही नहीं है, ये हमारी इनको उन्होंने तो बाकायदा इनको कहा कि जी आप मजाज ही नहीं है कि आप हमारे इस केस को सुने, और आज वो कह रहे हैं कि जी इसको ओपन कर दें और सब आ जाएं और सब बैठ के देखें और हम इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो ये क्या मजाक है कौम के साथ, हमारी किधर रिसोर्सेज जा रही हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। और अभी हम देखें ना, अदालतों के मुंह में तो नहीं डाल सकते कि आपने, हम तो उनसे तवक्को रखते हैं कि आप दयानतदारी से अल्लाह को हाजिर नाजर करके और अबव राइजिंग अबव योर सेल्फ एंड अबव ऑल पैटी कंसिडरेशंस फैसले करें जो कि पोस्टेरिटी के लिए एक रेफरेंस मार्क हो जाए, एक उनके लिए एक ऐसी मिसाल कायम हो जाए कि लोग उसको काउंट करें। तो अभी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इनका फैसला करे और ये देखे कि नून इन्वॉल्व है या पीपीपी इन्वॉल्व है, जो इनको लेट खबर मिली और लेके आए हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल हम भी हाजिर हैं, लेकिन इनकी तो जो फंडिंग के आपको दिलशाद साहब बताएंगे आई एम श्योर कि ये तो एक ओपन और शट केस है और इसके ऊपर तो फैसला बड़े अरसे से हो जाना चाहिए, लेकिन हम कई मसलियतों के तहत ये ड्रैग करते रहते हैं। तो जब फिर ये अदारे जिन्होंने इंसाफ करना है, अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत वो है, उसको पूरी अथॉरिटी है और वो अपने 6 साल के लिए होते हैं या 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, वो करके और वो पूरे उसमें उन्होंने डिजिटलाइज किया है, वो अपने काम पे लगे हैं। इलेक्शन कमीशन के और बहुत सारे काम है। सही है जल साहब, मैं बिल्कुल मैं आपकी तरफ आता हूँ। कमल दिलशाद साहब, स्क्रूटनी कमेटी जो है, अब इलेक्शन कमीशन, एक तो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अकबर एस बाबर साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया कि ये जितनी भी दस्तावेज़ात दी जा रही हैं तहकीकात के लिए वो वेरीफाइड नहीं है, या उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि 6 साल तक इंतज़ार क्यों किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जबकि पिछली हुकूमतें जो थी, PMLN की हुकूमत 5 साल रही है, उनके दौर में ज़ाहिर है कि मेंबर्स भी आते रहे, ब्यूरोक्रेसी भी आती रही, ऊपर टॉप मैन भी आता रहा, तो उस वक्त भी तो इसको इतना ज़्यादा जल्दी उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि हम जितने भी ये चीज़ें हैं, एहतसाब का अमल है, नैब है, या ये इदारे हैं, या ये केसेस हैं, इनको हमने अपने सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल करना है। देखा जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये नवंबर 2014 में अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा एक पिटीशन दाखिल कराई। उनका कहना यह था कि तहरीक इंसाफ ने जो 2013 के असासे लाइबिलिटी जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में अगस्त 2013 में दाखिल कराए हैं और जिसका असर पड़ा है 2014 में, तो उसका उन्होंने कहा कि ये जाली हैं, ये फेक हैं, इसमें हक़ाइक़ को छुपाया है। उन्होंने बड़े डॉक्यूमेंट पेश किए, 250-300 पेज पर मुश्तमिल उनकी एक बहुत बड़ी पिटीशन जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गई। अब आपने सही फरमाया कि गवर्नमेंट तो नवाज शरीफ साहब की थी, लेकिन किसी मीडिया ने भी, हुकूमत ने भी उसकी तवज्जो ने उन्होंने मंजूर की, ना महसूस किया कि बहुत बड़ा सीरियस केस है जो अकबर एस बाबर ने पेश किया। कंवर साहब, मुझे ये बताइएगा, सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताइएगा कि आपके इलेक्शन कमीशन का कौन सा रूल या लॉ जो है या सेक्शन जो है जो ये कहती है कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि बाहर से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फंडिंग ली है तो वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं कर सकती, यानी पावर पॉलिटिक्स तो बात की बात है जी। ठीक है, इसमें बड़ी अहम बात जनरल साहब ने भी उसका इशारा किया है, सेक्शन 204 कर हम भी तकरीबन एक हफ्ते से वो सेक्शन 204 की ही डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन दिए जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह रही है कि ठीक है कि हमारा जो सेक्शन 204 भी और 210 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। 204 में ये कहा गया है कि कोई भी गैर मुल्की शहरी जो है, कॉरपोरेशन है या इंटर
बाकायदा यहाँ तक थिंक टैंक तक का भी लिखा है कि वो भी किसी तरीके से भी उस पार्टी को फंड देने के मजाज नहीं है। अगर वो देंगे तो वो ममनुमा जो है वो फंडिंग में शुमार किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये देखें कि एक बड़ी अहम बात है सेक्शन 210। सेक्शन 210 में ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी का सरबराह चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो पार्टी का सरबराह दस्तखत करेगा। वो ये हलफनामा देगा कि जो जो मैंने इसमें आपको रिपोर्ट पेश की है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से, ये बिल इसमें कोई गैर ममनुमा या फॉरेन फंडिंग बिल्कुल नहीं है, और ये इसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है जो कल को काबिल गिरफ्त हो। यानी उनमें ममनुआ का भी, गैर ममनुआ का भी और बाकी फॉरेन फंडिंग का भी जिक्र वाज़ेह तौर पर कहा है। अब अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 204 के तहत उस पार्टी का ममनुआ फंड जो है वो जब्त कर लेता है, पावर है बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराना पड़ेगा, तो साथ ये भी होगा कि पार्टी के सरबराह ने अपना जो हलफनामे कहता है जो इलेक्शन कमीशन में जो बाकायदा एसेट लायबिलिटी जमा कराई है वो करेक्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आएगा कि उन्होंने हकायक छुपाए हैं। जब हकायक छुपाए हैं तो वही बात हो जाएगी जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए कि उन्होंने हकायक छुपाए, और जहांगीर तरीन साहब पर भी ये बिल्कुल यानी हमारे आर्टिकल 62-63 के ऊपर ये लोग फिर पूरे नहीं उतरेंगे, सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। नहीं, जाहिर है कि उसके फिर बड़े साइड इफेक्ट बहुत गए होते ना। देखो ना, कानून में तो लिखा है कि 204 में अब इलेक्शन कमीशन जो उसको गैर ममनुआ या ममनुआ जो है वो उसको जब्त करता है, वो 10 लाख हो या 10 करोड़ या 1 अरब हो, जब जब्त कर लेता है तो साइड इफेक्ट देखें। साइड इफेक्ट का पार्टी के सरबराह पे भी असर पड़ेगा कि आपने ये जाली किस्म का अपने गलत तरीके से करप्ट प्रैक्टिस के तहत अपने हकायक छुपाए हैं। जब आपने हकायक छुपाए हैं जिसपे तो हमने आपका सारा, कोई पार्टी भी हो, आप किसी पार्टी का नाम लेते, कोई पार्टी भी हो, और उसका हकायक छुपाने पर उस पार्टी के सरबराह पर पूछा जाएगा कि आपने हकायक छुपाए, आप अपने जाली जो है अपने गलत हलफनामा जमा कराया इलेक्शन पाकिस्तान में। एक तो वो होगा कि ममनुआ जब्त होगा, उसका साइड इफेक्ट देखे। उसका साइड इफेक्ट ये है कि सेक्शन 215 ये कहता है कि जो पार्टी 204, 210 और 209 की खिलाफवर्जी करेगा या करेगी तो उसका सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान विड्रा कर लेगा, सीज कर देगा। जब उसका सिंबल सीज हो जाता है तो पार्टी की पूरा साख पे असर पड़ेगा, पार्टी कहां रहेगी फिर आप। तो ये इसके साइड इफेक्ट देखें। लेकिन वो साथ ही सेक्शन 212 आ गया। सेक्शन 212 में ये कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के खिलाफ फैसला जाता है या मुद्दई जो भी है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करने की मजाज है 30 दिन के अंदर अंदर। अब इसके 3 पहलू आएंगे। पहला पहलू ये है कि अगर किसी पार्टी के फंड जब्त हो जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जाता है सुप्रीम कोर्ट। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो तो उस पार्टी को क्लीन चिट दे देती है तो फिर जो अकबर असद बाबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मजाज है कि जनाब इन्होंने फैसला रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जी रिव्यू में जाएंगे, इसलिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ठीक हो। सो द प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग और वेरी टाइडी, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा लेट उसको जो है इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जब पॉलिटिकली इसके ऊपर प्रेशर पीडीएम की तरफ से हमने देखा कि हमें दिखाई दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके जनरल साहब से सवाल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जनरल साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे अगर हम 71 के बाद की पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर सिर्फ हम बात करते हैं, पीछे नहीं जाते, तकरीबन 17 साल जो है 2 जनरल्स ने हुकूमत की डायरेक्टली, जिसमें ज़ियाउल हक साहब थे और जनरल मुशर्रफ थे। 33 ईयर्स जो है, इंक्लूडिंग 2.5 साल ये पीटीआई की यहाँ पे और 5 तकरीबन 7 साल से वहाँ पे भी बैठे हुए हैं केपी में भी। 33 सालों से क्या वजह है कि हमारे इदारे नहीं बन सके? और आज इलेक्शन कमीशन, जिसकी हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि 6 साल से एक केस पड़ा हुआ है, जब पीडीएम ने वहाँ पे आके फैसला किया और धरना देने की बात की तो चीज़ें जो है उन्होंने कहा जी हफ्ते में 3-3 आप जो है स्क्रूटनी कमेटी जो है इसकी हेयरिंग शुरू कर दे। ये क्या वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट के अंदर लोग थे उन्होंने इदारों को नहीं बनाया? या देखें, आपने खुद ही जिक्र इसका किया है कि प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए तो मिलिट्री रूल रहा
अब जब मिलिट्री रूल आता है तो अदालत भी सब सर्विएंट होती है और पार्लियामेंट भी बराए नाम होती है, और आपके सिर्फ एक वन मैन शो होता है ऑलमोस्ट, इवन इफ एक प्राइम मिनिस्टर इधर बिठा दें। अभी आपके ख्याल में जो जमाली साहब हैं या चौधरी शुजात साहब हैं तो या शौकत अजीज साहब हैं, उनकी क्या इफेक्टिवनेस थी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव? तो वो टाइम वैसे जाया हो गया। लेकिन साहब माजद के साथ पीपल्स पार्टी मुसलसल 13 साल से सिंध के अंदर आज गवर्नमेंट में है, पीएमएलएन 10 साल पंजाब में रही। मुझे बताएं ना, पंजाब और सिंध के इदारे जो हैं वो आज मजबूत है? देखिए, मैंने अभी एक साइड शुरू की है ना जी प्लीज। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइड जो है उन्होंने बड़े कारनामे किए हैं, उन्होंने भी नहीं कारनामे किए। उनकी भी जो एक तो कंटिन्यूटी नहीं रही उनकी पॉलिसीज के अंदर। आप देखें दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है, आप मलेशिया की ले लें, साउथ कोरिया की एग्जांपल ले लें, वहाँ 20-20 साल 28-28 साल एक हाकम रहा और उसने चीज़ों को बनाया। अदारे जो हैं उनको बनाने के लिए ज़रूर कोशिश करनी, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुबर्रा हैं। इनका भी जो टाइम था जो थोड़ा अगला, ये एक तो डिफेंसिव बैटल लड़ती रही ज़्यादातर कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना है। फिर अगर आपके पास मेजॉरिटी ना हो, मसलन नून ने नैब के रैशनलाइज करने की कोशिश की तो पीपीपी ने कहा कि हम तावन नहीं करते, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जो डिक्टेटोरियल रूल होते हैं उसमें तो विद यक जुम्बिश कलम आप बहुत आपने कहा कि देखें जस्टिस इरशाद ने 3 साल का टेन्योर दे दिया मुशर्रफ साहब को, और 7 आइन को बदलने की भी उनको दे दी अथॉरिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो आइन को चेंज तो नहीं कर सकते। तो यहाँ ये होता रहा, लेकिन अदारे नेग्लेक्ट होते रहे। और जब ये सिविल हुकूमतें आती हैं तो इनके अंदर चूंकि 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद दे आर एट टाइम आस्क्ड टू पैक, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो मसला नहीं होता। इनकी भी इन बिल्ट प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी वो डेमोक्रेसी नहीं है, इनके अंदर भी वो चंद लोग होते हैं जो एक इनर कोर के अंदर होते हैं जो ऊपर नीचे करते रहते हैं। और हम बहुत सी चीज़ों को तामन करके पॉलिटिशियन मुख्तलिफ पार्टीज को आपस में बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उस वक्त में ये तावन भी नहीं करते रहे। तो ये एक वो कहते हैं ना कि कुछ उंज भी राम आओ किए सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। तो ये दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई वाला मसला है कि जब इनको भी टाइम मिला तो वो नहीं हुआ। लेकिन मेन इशू इंटरप्शन ऑफ गवर्नमेंट का रहा है। अगर इंटरप्ट ना हो तो ये करप्शन करके एहतसाब का नज़ाम। जन साहब मुझे ये बताइएगा कि आज का जो ईसीपी है, आज का ईसीपी जो है ये इंडिपेंडेंट है? देखिए, इसका टेस्ट जो है वो अभी आ गया है ना, मतलब है आपका सही इम्तिहान। वो कहते हैं जनरलशिप का इम्तिहान तब आता है जब जंग शुरू होती है, तो आप वार टाइम हीरो बनते हैं, आप फैसले करते हैं। अभी ईसीपी का यही इम्तिहान है कि क्या ये अदारा मुअस्सर अदारा है, क्या इसके अंदर इतने गट्स हैं कि ये इंसाफ के ऊपर एक ये हो गया। दूसरा मैं फिर कमर साहब की तरफ, दूसरा ये कि जब पीएमएलएन 5 साल गवर्नमेंट के अंदर थी एंड दे न्यू कि जी ये फॉरेन फंडिंग का केस है, गवर्नमेंट के अंदर थे तो कंफर्ट जोन के अंदर थे, वो दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। बट टुडे उनको हर वो मसला जो है उन्होंने उठाना है जिससे इमरान खान की कुर्सी को हिलाया जा सके, एंड दिस इज वन ऑफ इट। जी, इवन व्हाइल दे वर इन गवर्नमेंट, आई कैन अश्योर यू कि ये एफर्ट अपने तौर पे फॉरेन फंडिंग वाली होती रही, लेकिन चूंकि ये कारपेट के नीचे जाता रहा, पता नहीं क्या इसमें विजडम थी। और आपको ये पता है कि आधे से ज्यादा दौर तो नवाज शरीफ साहब का वो ट्रायल में गुजरा पनामा, उनको अपने सर्वाइवल का पड़ गया। फिर वो चले गए 4 साल। फिर एक आपने शायद खान अब्बास साहब की हुकूमत का भी देख लिया, उनको ये भी नहीं पता होता था कि फैजाबाद चौक पे ये लोग खड़े हैं तो इनको हमने कैसे हटाना है, ये किधर से आए हैं, इनकी सपोर्ट कहाँ से है। तो ये सारी बदनसीबी है हमारी कौम की। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, हम ना पॉलिटिशियन हैं, ना मैं अदारे की बात करता हूँ, ना मैं कहता हूँ कि मैं सिविलियन बिजनेसमैन हूँ। मैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से जब सोचता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हम कहते तो हैं ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, और हर अदारे को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, और हमें आइन की पासदारी करनी चाहिए।
और जमहूरियत की मजबूती के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन फिर वो आपने देख लिया कि जो हुकूमतें आती भी हैं वो कितनी इफेक्टिव होती हैं और वो कितना आगे चल सकती हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी नालायकियां भी हैं, उनकी मजबूरियां भी हैं। और इसी तरह मिलिट्री गवर्नमेंट्स के अंदर जब एक दफा डिक्टेटर आता है तो वो 2-3 साल तो उसके अंदर अदालतों के फासलों पे वो चल पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर वो सर्वाइवल की बैटल शुरू हो जाती है कि निकलूंगा तो जाऊंगा, फिर मामलात खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। कमर दिलशाद साहब की तरफ में इजाजत हो तो कमर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या एक तो ये है कि कवानीन है, इंस्टीट्यूशंस है, प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के तहत तो हमें इतना जल्दी कोई फैसला दिखाई नहीं दे रहा। डू यू थिंक कि आज का ईसीपी जो है इज इट इंडिपेंडेंट इन अ रियल सेंस? देखा जी, इंडिपेंडेंट ज़ाहिर है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्रुर होता है वो पार्लिमानी कमेटी करती है जिसमें 12 रुकन शामिल हैं। और जनरल साहब को सारा पता है जी, जिस अंदाज से हमारी पार्लिमानी कमेटियां अपनी सिलेक्शन करती हैं मेंबर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हुकूमत के तर्जमान ये कहते हैं कि ये अपोजिशन की तरफ से आए हैं, जो कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इनको नॉमिनी किया था। लेकिन चूंकि उनका खानदानी बैकग्राउंड बहुत अच्छा था तो उस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी उस पर एंडोर्समेंट कर दी, अपनी मोहर लगा दी और रजामंदी का इज़हार कर दिया। तो ज़ाहिर है, लेकिन नॉमिनी जो आया वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आए ना। पहले उन्होंने बाबर फतेह याकूब को चीफ इलेक्शन कमीशन लगाना चाहा तो अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि 2018 के इलेक्शन आप तस्लीम नहीं करते तो इस इदारे के सेक्रेटरी को हम कैसे तस्लीम कर लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो गवर्नमेंट ने विड्रा कर लिया। विड्रा करने के बाद ये नए जो है सिकंदर सुल्तान साहब, इनका ब्यूरोक्रेसी का बहुत तजर्बा है, ये मुख्तलिफ सूबों के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। लेकिन बहरहाल ज़ाहिरन तो एक इंडिपेंडेंट नजर आता है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात है विल पावर हमारे इलेक्शन कमीशन में नहीं रही। मैं भी वहाँ सेक्रेटरी रहा तकरीबन 6-7 साल, लेकिन उसमें विल पावर हमें नजर नहीं आती। उसमें जो हमारी इंडियन अच्छा, आप भी रहे हैं कमर साहब, क्यों विल क्यों नहीं थी? कहां से आपको आप समझते हैं कि आपके काम के अंदर मुदाखलत होती थी? नहीं, हमारे काम में तो इलेक्शन कमीशन 4 मेंबर हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन है, पूरा एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कोई भी हो उसका काम होता है उस पॉलिसी पर अमल दरामद कराना। अब जो अमल दरामद की जो पॉलिसी आएगी तो अमल दरामद आके चलेगा ना। लेकिन इसके लिए मामला एक और बड़ी अहम बात यह है कि जब हमारी इंडियन चीफ इलेक्शन कमीशन बात होती थी तो उनका कहना यह था कि आपके जजेस हैं, जजेस के अंदर करंट नहीं होता और वो अपने ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, वो तारीखें डालते चले जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं, केस के सामने नहीं चले। अभी तो जज नहीं है ना, अभी तो नहीं, अभी मैं बताता हूँ जी। अब एक फैसला वाडा केस आ रहा है। अब फैसला वाडा 1 साल से जनाब पेश ही नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन में। तो हमने भी बार बार मीडिया जरिए कहते हैं जो पेश नहीं हो रहा आप उसको फारिग करें, उसको डिस्क्वालीफाई करें, आपके फैसले खिलाफ उसी को कोर्ट चला जाएगा। अब आप देखेंगे कासिम सूरी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, बड़ी अहम पोजीशन में बैठे हुए हैं, 1.5 साल से ओएसटी में बैठे हुए हैं। तो इसी तरह ये हमारी 3 ख्वातीन हैं जो आई है स्पेशल सीट के ऊपर, इनका केस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाज चल रहा है, तकरीबन 2.5 साल हो गए। तो हमारी अदालतें भी तो आगे फिर इलेक्शन कमीशन के मामलात को इतनी ज्यादा आगे लेके नहीं जाती। अब ये कोई पूछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि अब 1.5 साल से जनाब कासिम सूरी का मुकदमा जेर इल्तवा है, चला नहीं है, समाअत ही नहीं हुई। और इसी तरह जनाब बाकी फैसला वाडा केस देख लेंगे, इलेक्शन कमीशन ने उसको आखिरी नोटिस दिया 8 फरवरी का, तो फंसता हुआ चला गया। कहने का मकसद ये हुआ कि इट्स नॉट ओनली द ईसीपी बट देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस जहां पे मामलात को तेजी से, खुसूसन हमारी जो आला अदलिया है वहां पे केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक क्विकली ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जन साहब, एक डिफरेंट में सवाल करना चाहूंगा कि पीडीएम का अपना उनका एक मकसद है। उनका मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट जो है चूंकि ये धांधली के जरिए आई है, लिहाजा इसको फारग होकर फ्रेश मैंडेट लेके नई हुकूमत आनी चाहिए। लेकिन बीच में जब हम कहते हैं जी कि ये इजरायली एजेंट है, ये बंदा जो है वो इजराइल जो है वो नामंजूर है, इस किस्म की जो पीडीएम के लोग जो हैं वो एक मुहिम पाकिस्तान के अंदर अगर चला रहे हैं, तो व्हाट्स योर ओपिनियन? डू यू थिंक डू वी नीड अ इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री या वी नीड अ स्टेबिलिटी इन द कंट्री? और अपोजिशन को भी कोई बेहतर तरीके से वो करना चाहिए, लाएअमल इख्तियार करना चाहिए?
या ऑफ कोर्स ये जो पर्सनल इल्जामात हैं ये तो कुछ इंडिविजुअल लगाते हैं ना। पीडीएम की एज ए होल जो पॉलिसी है हमें वो देखना चाहिए कि वो क्या है, और उसमें वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये सही तरीके से इलेक्ट होके नहीं आई, लेकिन हमने फिर भी इनको एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी उसके बाद ये डिलीवर करने में नाकाम हो रही है। और दैट इज द मेन काज कि ये मुल्क आगे की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है, और अगर ये इस तरह कंटिन्यू रहा तो मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और फिर आने वाली कोई हुकूमत भी उसकी तलाफी करने में कामयाब नहीं हो सकती। तो दैट इज द रीजन। बाकी पार्टियों के अंदर से कुछ लोग इधर से और कुछ लोग हुकूमत के जो ये बहुत से मशीर हैं, ये जो बातें करते हैं, आई थिंक ये अनबिकमिंग ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन है, और हमें एहतियात करनी चाहिए किसी के ऊपर भी पर्सनल इल्जामात लगाने की। आपने देखा भी अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं, वो ट्रंप जो है उसने अपने तौर पे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन बाइडेन के अंदर आपने एक ग्रेस देखी है और एक डिग्निटी देखी है। लीडर्स के अंदर एक वो ही बात होनी चाहिए कि आप अपने आप को एक अपना इमेज और अपना एक स्टेचर देख के तो वो करें। तो ये पर्सनल अटैक्स के खा हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो, आई थिंक जिनकी बुनियाद कोई ना हो, अगर तो आपके पास कुछ सॉलिड रीजंस हैं और उसके मवाद मौजूद है तो फिर स्टेट अदालत में जाया जा सकता है कि ये इस पार्टी के इस रुकन की अलाइनमेंट इधर है और इसके ये सबूत है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। जज साहब एक छोटा सा फिर मैं चूंकि 2 मिनट रह गए, मैं कंवर साहब से भी कमेंट लूंगा। मुझे ये बताएं कि अभी प्रोसेस होने वाला है सेनेट का, बिकॉज यू आर इन द पार्लियामेंट, यू आर अ सेनेटर, तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको चलना चाहिए। डू यू थिंक पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है वो दुरुस्त है? या जी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर तो हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना ये, और हमारी पार्टी भी अभी यही कह रही है कि सेनेट के इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, वो सब कुछ होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं और उनको फोर्स करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, या तो आप हमें लेके आना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, वो लेके आनी पड़ेगी और वो आए और उसके ऊपर एक चेंज हो जाए। तो ये है, पर्पस यही है कि मुल्क को, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर ये हुकूमत डिलीवर कर रही होती और लोगों के अंदर जो ये इनको दाल और साग और रोटी और इसका भाव जो है महंगा ना पड़ता और बिजली के बिल ये अदा कर सकते, तो लोग तो जाते हैं, उनको कोई लव लॉस्ट नहीं है विद पर्टिकुलर लीडर, उनको तो अपने पेट की तरफ देखना है, अपने बच्चों की तरफ देखना है, उनके फीस की तरफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट जी। कर्नल दिलशाद साहब, डू यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन फंडिंग केस, पीडीएम तो अपना एक जाहिर है अपोजिशन है, उन्होंने तो सब कुछ करना है ना, इमरान खान साहब को घर भेजने में 2 पार्टियां जो हैं वो ज्यादा इस वक्त एक्टिव हैं, पीएमएलएन की क़यादत, चूंकि वो भी प्रोसेस से बाहर हैं, और मौलाना साहब भी। क्या ये केसेस जो हैं ये इमरान खान साहब के लिए कोई इमीडिएट थ्रेट हैं? देखो जी, पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अंधेरे में रखा जा रहा है। उनके जो एडवाइजर हैं, मामले खसूसी आईनी कानूनी माहरीन हैं, वो इसका सही इदराक नहीं बता रहे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इसके बड़े साइड इफेक्ट हैं। अब ये 7 साल से ये केस चल रहा है और इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा अपने वकला तब्दील किए हैं। इसके बाद 4 साल तक ये स्टे लेते रहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अब भी सुप्रीम कोर्ट में फरूक नसीर ने तकरीबन 6 महीने पहले अकबर बाबर के बारे में दरख्वास्त दायर की हुई है कि आप इसको फारग करें, ये पार्टी में नहीं रहा। इस लिहाज से नजर आ रहा है कि मामला बहुत सीरियस है, लेकिन वजीर आजम को इसके सही साइड इफेक्ट नहीं बताए जा रहे, उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। और वो जिस वक्त नहीं, उनके साथ तो बाबर वान साहब हैं, उनके साथ बुखारी साहब हैं, उनके साथ फरूक नसीम साहब हैं, देयर आर सो मेनी अदर पीपल जी। इनको सही बात बताएंगे। पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, जो खामोश कारकुन बैठे, वो बताएंगे कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग केस कहाँ जा रहा है। बाबर वान तो प्रोफेशनल वकील है ना, वो तो अपना केस देखेगा, अपना मामला देखेगा, वो क्यों बताएगा कि अंदर की कहानी क्या है। तो अंदर की कहानी तो वो बताएंगे जो पार्टी के सही वफादार हैं, उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं, खासकर जो उनके एंकर पर से शायद वही बता दें उनको कि ये बड़ा सीरियस मामला जा रहा है, इतना आसान नहीं है जिस तरह महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। शेख रशीद ने भी कह दिया ये पानामा 2 है, तो हमें भी नजर आ रहा है शायद ये पानामा 2 ना बन जाए। बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाहर आए, अपने सियासत से बाहर आए। लगता है ऐसे है कंवर साहब के सेनेट के इंतखाबात के बाद शायद इसके अंदर कोई तेजी आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, दोनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।